नमस्कार भाइयों। कल हम सभी ने सौरमंडल में इसका सामान्य परिचय देखा था और आज हम उसके आगे की बात करते हैं। कल थोड़ी देर की वीडियो में हमने जो देखा था थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं। बात की थी सौरमंडल में, थोड़ी सी बात की थी। हमने बताया था आपको कि भूगोल का जनक, मैं आपको बताया था, हमने हिकेटियस को बताया था। हिकेटियस को बताया था भूगोल के जनक। भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस। ठीक है। और उसके बाद एक प्रश्न इसमें और पूछा जाता है, कल छूट गया था, बता देते हैं हम आपको। पूछा जाता है व्यवस्थित भूगोल के जनक। आज याद आ गया, तुमने सोचे साथ में बताते चले। व्यवस्थित भूगोल के जनक, व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। इरेटोस्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है और इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का भी प्रयोग किया था। किस शब्द का? ज्योग्राफिका शब्द का। ज्योग्राफिका शब्द का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है। अब देखो, भूगोल को इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं। ठीक है। जिसमें ज्या का अर्थ पृथ्वी होता है और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। क्या होता है? वर्णन। तो ज्योग्राफी का शब्द क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन। क्या होता है? पृथ्वी का वर्णन ज्योग्राफी शब्द के अंदर। तो ज्योग्राफी का शब्द का, या आप ये कह सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन ने पूछा था भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? इरेटोस्थेनीज ने किया था। इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक भी कहा जाता है। भूगोल के जनक ऐसे कौन कहे जाते हैं? हिकेटियस कहे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया था कि ये प्रश्न पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि पृथ्वी को सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोलाकार है? पृथ्वी को गोलाकार, पृथ्वी को गोलाकार किसने बताया? अरस्तु ने बताया था। अरस्तु ने बताया कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी गोलाकार है। ठीक है। तो ये सामान्य परिचय दिया था। उसके बाद सौरमंडल। सौरमंडल की बात करें तो थोड़ी सी एक बात इसमें और पहले कर लेते हैं। सौरमंडल है क्या? तो आप ये कह सकते हैं सौरमंडल सूर्य जिसका एक मुखिया है और सौरमंडल में ग्रह, उपग्रहों आदि का सम्मिलित जो रूप है वह सौरमंडल कहलाता है। ठीक है। तो सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य। दूसरे भाग में मैंने हेडिंग बनाई ऊपर, ये सौरमंडल के सदस्य। दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर पे ग्रह आ जाएंगे सदस्यों में। तीसरे नंबर पे उपग्रह। ठीक है। चौथे नंबर पर क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। उल्कापिंड 6। उल्कापिंड के बाद धूल व गैस के कण। ठीक है। ये क्या है? ये है सौरमंडल के आपके सदस्य। ठीक है। जिसमें आप पहला सदस्य पढ़ रहे थे, आप सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। मैंने एक फिगर ड्रा किया था, मैंने आपको बताया था कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में सारे ग्रह मैंने बताए थे और आकार के अनुसार भी आपको ये लग रहे थे। तो सबसे पहला बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। अंतिम में है। पहले सूर्य के नज़दीक के 4 ग्रह जो होते हैं उन ग्रहों को क्या कहा जाता था? उन ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह या भारी ग्रह। यह कह सकते हैं इनका घनत्व जो है वह कम होता है, अधिक होता है। ठीक है। उसके बाद बाहर के जो होते हैं, बाहर के ग्रह 4 ग्रह, इसमें इन्हें बाह्य ग्रह, हल्के ग्रह, और इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठीक है। आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। हम सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे, सूर्य के बारे में पढ़ रहे थे। ये बीच में मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ इसे, फिर सूर्य के बारे में बताता हूँ मैं आपको। सूर्य के बारे में। सूर्य आप कह सकते हैं कि हमारी
मंदाकिनी में जो हमारा एरावत पथ है उसमें लगभग 100 अरब तारों में सूर्य भी एक क्या है, तारा है। सूर्य एक क्या है, तारा है। ठीक है, हमारी ये क्या है, आकाशगंगा, मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है, जिसे आप मिल्की वे भी बोलते हैं। ठीक है, इसके कहाँ पर, ये कैसी है, सर्पिलाकार है। पूछी जाती कैसी है तो कैसे बताएंगे आप, सर्पिलाकार, सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार है। इसमें एरावत पथ, जो हमें पथ दिखाई पड़ता है इसका, उसे हम क्या बोलते हैं, एरावत पथ। ठीक है, हमारी पृथ्वी से हमारी आकाशगंगा का जो भी भाग में दिखाई पड़ता है वो क्या कहलाता है, एरावत पथ कहलाता है। ठीक है, उस एरावत पथ के लगभग 100 अरब तारों में, लगभग 100 अरब तारों में सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का, या कह लेंगे कि हमारे सौरमंडल का मुखिया भी आप ये भी कह सकते हैं, और हमारे सबसे नज़दीक का तारा है कौन, सूर्य। ठीक है, तो सूर्य एक तारा है, आपने पढ़ा। उसके बाद कल मैंने बताया था सूर्य को आग का दहकता गोला भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता था ये भी आपने कल के वीडियो में देखा है, आगे बात करते हैं इसके ऊपर विषय में। सूर्य एक तारा है, आपने पढ़ा। ठीक है, सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वह, इसे कहा जाता है आग का एक दहकता गोला। सूर्य आग का गोला कहा जाता है, आग का गोला कहा जाता है। मैंने बताया था कि सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम, साथ में अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। जिस सूर्य का हाइड्रोजन जब हीलियम में परावर्तित होता है तो वह अपार ऊर्जा मुक्त करता है। इसमें नाभिकीय संलयन की विधि होती है, क्रिया होती है। उस क्रिया में सूर्य क्या करता है, अपार ऊर्जा मुक्त करता है, और वह ऊर्जा ज्वालाओं के रूप में बाहर निकलती है। काहे के रूप में निकलती है, ज्वालाओं के रूप में, और उसके बाद सूर्य से बाहर वह प्रकाश के रूप में, विकिरण के रूप में हम सब तक पहुंचती है। ठीक है, तो सूर्य की मैं एक छोटा सा फिगर बनाता हूं सूर्य का। मैंने बताया था कि यहाँ पर पहले, अभी मैंने 2 नाम लिए, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि ये कितने प्रतिशत लगभग पाए जाते हैं, प्रश्न पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन जो होता है वो लगभग 71% है, और हीलियम जो है 26.5। बाकी जो बचता है उसमें अन्य गैसें होती हैं। ठीक है, अन्य तत्व पाए जाते हैं। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है, 71, और हीलियम कितना पाया जाता है, 26.5, 26.5। ठीक है, ये इतना पाया जाता है। उसके बाद मैंने बताया जब हाइड्रोजन काहे में कन्वर्ट होता है, हीलियम में। ठीक है, इस विधि को क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन विधि। इसके द्वारा क्या होता है, सूर्य अपार ऊर्जा मुक्त करता है, और वह ऊर्जा प्रकाश के रूप में, जो यहाँ पर ज्वालाओं के रूप में सूर्य जलता है जगह जगह पर। ठीक है, इससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है, जो प्रकाश के रूप में बाहर निकलती है। मैंने कल बताया था सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य की आंतरिक सतह का तापमान, सूर्य के जहाँ पर सूर्य जल रहा है वहाँ का तापमान 15000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सूर्य के धब्बों का तापमान कितना होता है। सूर्य के धब्बों का तापमान, जहाँ पर सूर्य नहीं जल रहा है, जिन्हें आप सौर कलंक कहकर बुलाते हैं, जिन्हें सौर धब्बा आप कहकर पुकारते हैं, उन धब्बों का तापमान पूछा जाता है। उन धब्बों का तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। आप याद रखेंगे, ये 15000 है। 15000 जहाँ पर सूर्य दहक रहा है, जहाँ पर जल रहा है, जहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम अभी उपस्थित है, वहाँ का तापमान कितना है, 15000 डिग्री सेल्सियस है। और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। 1500 डिग्री सेल्सियस सूर्य की उस जगह का तापमान है जहाँ पर सूर्य नहीं जल रहा है, जहाँ पर सौर कलंक है, जहाँ पर सौर धब्बे बने हुए हैं। ठीक है, अब देखो, ये इसका टेम्परेचर बताते बताते मैंने आपको बता दिया कि सूर्य जहाँ पर नहीं जल रहा है, जहाँ पर सूर्य के हाइड्रोजन और हीलियम ख़त्म हो गया, जहाँ पर, वहाँ के भाग को क्या कहते हैं हम, वहाँ के भाग को सौर धब्बा
सौर धब्बा या सौर कलंक, क्या कहते हैं, सौर कलंक, ये नाम दिए जाते हैं इनका, ठीक है। और जहाँ पर ये सूर्य जल रहा है, ठीक है, इसे हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। जहाँ जहाँ पर सूर्य जल रहा है उस भाग को हम प्रकाश मंडल बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर नहीं जल रहा उसे सौर कलंक या सौर धब्बा कहा जाता है। तो सौर धब्बों का अगर तापमान आपसे पूछा जाए तो कितना बताएंगे आप बताएंगे 1500 डिग्री सेल्सियस बताएंगे। और उसके बाद ये जहाँ पर सूर्य दहक रहा है, जहाँ पर जल रहा है, वहाँ का तापमान 15,000 डिग्री सेल्सियस है और सूर्य की बाहरी सतह का तापमान जो है वह 6,000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो आपने सूर्य का टेम्परेचर देखा, ये इतना था। उसके बाद और आगे बात करें तो सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य का जो भाग हमें दिखाई पड़ता है, बाहरी भाग, ये एक रिंग के आकार की संरचना हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है, जिसे हम किरीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरीट बोलते हैं, ठीक है, किरीट बोलते हैं इस भाग को, ठीक है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, या क्या कहलाता है ये? सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे किरीट कहा जाता है या सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये कब घटना ये होती है? सूर्य ग्रहण के समय। जो भाग ये दिखाई पड़ता है हमें, ये भाग जो दिखाई पड़ता है, इसे किरीट या सूर्य का मुकुट कहा जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा और फिगर ड्रा कर लेता हूँ सूर्य का, फिर बताता हूँ। यहाँ पर अब ये जो सूर्य है, इसका ये जो भाग है, इसमें कई जगह पर काली रेखाएं ऐसी दिखाई पड़ती हैं सूर्य में, ठीक है। इन रेखाओं को फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर रेखा, ठीक है। एक साइंटिस्ट है फ्राउनहोफर, ठीक है, उन्होंने इसकी खोज की थी, इनके नाम पर इसका नाम रख दिया गया। इन्हें फ्राउनहोफर रेखा कहते हैं। सूर्य में बहुत सारी काली रेखाएं पाई जाती हैं जिन्हें फ्राउनहोफर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। अभी सौर कलंक, सौर धब्बों की बात चल रही थी, तो मैं बता दूं, सौर कलंक, सौर धब्बे, एक प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात कब आता है? चुंबकीय झंझावात, चुंबकीय झंझावात पृथ्वी पर कब आता है? तो जब पृथ्वी पर से सूर्य के सौर कलंक या सौर धब्बा जब भी कभी नज़र आएगा तो पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात आएगा, ठीक है। चुंबकीय झंझावात जब आएगा तो क्या होता है, यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, आपका टीवी है, आपका रेडियो है, जितने सेलफोन टावर वगैरह, सब कुछ क्या होता है, सब कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, ठीक। कौन बंद हो जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो क्या होता है, कुछ समय के लिए बंद हो जाता है, ठीक है। कब होता है ये चुंबकीय झंझावात? पृथ्वी पर जब चुंबकीय झंझावात आता है तो ये कब होता है? जब सूर्य का सौर कलंक पृथ्वी पर से दिखाई देता है, हमें दिखाई पड़ता है, तब यहाँ पर चुंबकीय झंझावात आता है, जो क्या होता है, हमें यहाँ पर पृथ्वी पर सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को बंद कर देता है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है, आप औसतन कह सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है, या जो मुख्य है 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी है आपकी,
ठीक है। अब ये दूरियां 2 हो जाती हैं, मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा उपसौर अपसौर, तब उसमें बताऊँगा कि दूरियां कैसे बदलती हैं, कहाँ पर कितनी हो जाती हैं, कैसे बदल जाती हैं, वो आगे की बात है, अभी आगे की टॉपिक में फिर मैं आपको बताऊँगा। तो ये आपने देखा सूर्य, ये सौर कलंक हो गया, सौर कलंक की बात हो गई, ये घटनाएँ हो गई, ठीक है, सूर्य। तो उसके बाद और थोड़ी सी बात करें इसमें, और प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। सौर कलंक हो गया आपका, सौर धब्बा हो गया, चुंबकीय हो गया, नाभिक की संलयन विधि हो गई, सूर्य की किरीट या सूर्य का मुकुट आपने देख लिया, फ्राउनहोफर रेखाएं हो गई, जो सूर्य में काली रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें फ्राउनहोफर रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य अपनी जहाँ पर सूर्य स्थित है, अपनी धुरी पर सूर्य घूमता है, चक्कर काटता है या नहीं काटता है, ठीक है। बहुत जगह इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है और बहुत लोग कहते हैं कि नहीं, सूर्य नहीं घूमता है, ठीक है, लेकिन सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है। सूर्य अपनी धुरी पर, आपको याद रखना है, सूर्य क्या है, अपनी धुरी पर घूमता है। सूर्य की कोई कक्षा नहीं है, लेकिन सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है सूर्य, ठीक है। सूर्य और किसी का चक्कर नहीं लगाता। सूर्य सौरमंडल का मुखिया है, जो केंद्र में स्थित है। सौरमंडल के चारों ओर ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह जो हैं वो सभी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, परंतु सूर्य जो है वह अपनी धुरी पर घूमता है, अपनी धुरी पर घूमता है सूर्य, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे, सूर्य अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है। बाकी आपके जितने भी ग्रह या उपग्रह हैं वह क्या करते हैं, खुद अपनी धुरी पर घूमते हैं, अपनी कक्षा में भी साथ घूमते हैं, ठीक है, परंतु सूर्य जो है सिर्फ अपनी धुरी पर घूमता है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ये सूर्य से संबंधित कुछ प्रश्न थे। अब मैं आगे आपको बताता हूँ इसी में सूर्य से संबंधित उपसौर और अपसौर क्या होता है, ठीक है। मैं इसे रब कर दूँ। सूर्य उच्च और सूर्य नीच। अभी मैंने नाम लिया उपसौर और अपसौर, आप सोच रहे होंगे मैंने सूर्य उच्च और सूर्य नीच लिख लिया। तो सूर्य उच्च इसे उपसौर बोलते हैं, सॉरी, सूर्य उच्च अपसौर और सूर्य नीच अपसौर, ठीक है। ये हो गया आपका सूर्य उच्च और सूर्य नीच। सूर्य उच्च और सूर्य नीच की घटना, ठीक है। तो ये जान लें सूर्य उच्च और सूर्य नीच क्या होता है। वैसे ये पृथ्वी के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन सूर्य चल रहा है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। बाकी इसका व्यवस्थित वर्णन पृथ्वी जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसके साथ होगा। सूर्य ये है और ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी इसका चक्कर लगाती है, ठीक है, अपनी कक्षा पे, ठीक है। तो कक्षाएं जो हैं वह पूर्णतः गोल नहीं हैं, वह अंडाकार कही जाती हैं, अंडाकार कक्षाएं हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति आती है जहाँ पर एक जगह पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है और एक जगह पृथ्वी सूर्य के दूर होती है। तो जहाँ पर पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होगी वह घटना सूर्य नीच कहलाएगी, ठीक है। वह, सॉरी, मैंने उपसौर अपसौर गलत लिख दिया शायद, ये ऊपर नीचे हो गया, ये उपसौर होगा, ये अपसौर होगा, फिर वही लिख रहा हूँ मैं, उपसौर अपसौर, हाँ। तो ये जब सूर्य पृथ्वी के नज़दीक होगा तो वह घटना सूर्य नीच की कहलाएगी, या आप कह सकते हैं अपसौर की कहलाएगी। और जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा तो वह घटना सूर्य उच्च या क्या कहलाती है, उपसौर कहलाती है, ठीक है। आप ये 2 शब्द यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये बातें हुई सूर्य की। भाई ये देखो, ये उपसौर और अपसौर मैंने पूर्णतः अभी नहीं पढ़ाया, पृथ्वी के, मैंने कहा पृथ्वी के साथ पढ़ाया जाता है क्योंकि वहाँ पर इसकी विशेष आवश्यकता होती है। वहाँ पर इससे संबंधित कुछ 2-4 प्रश्न और पूछे जाते हैं, तो वहीं पर उसके साथ ही पूर्णतः पढ़ाया जाएगा आपको। ये सूर्य से संबंधित बातें थी, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको साथ में बता दिया, ठीक है। इसके बाद सूर्य आपने देखा। आगे बात करें हम ग्रह की, किसकी बात करें, ग्रह की, ठीक है। तो ग्रहों की संख्या आपकी 8 है, आपको पता है, आपकी 8 संख्या, मैंने कल बताया भी था। पहले ग्रह 9 थे, जिनमें से यम
आपका जो है, जिसे प्लूटो भी कहा जाता है, उसे 2006 की अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की बैठक में उसे ग्रहों की सूची से हटा दिया गया था, बौना ग्रह साबित करके। ठीक है, उसके बाद ग्रह कितने हैं आपके? 8 हैं। ठीक है, आपने ग्रह पढ़ लिया। उसके बाद उपग्रह। उपग्रह आप जानते हो उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह जो होते हैं वो सूर्य के ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं पिंड, उन्हें उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, और जैसे आपकी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसे आप चंद्रमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चंद्रमा। ठीक, इसी प्रकार लगभग कुछ ग्रहों के और उपग्रह हैं, जो अभी ग्रह आप पढ़ेंगे साथ में, तो उनके साथ साथ मैं बताता चलूँगा किसके कितने उपग्रह हैं। ठीक है, उसके बाद क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मैंने बताया कि क्षुद्र ग्रह जो बौने ग्रह होते हैं, जो छोटे ग्रह होते हैं, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जिन्हें ग्रहों की सूची से हटा दिया जाता है। जो के आप कह सकते हैं जो ग्रहों के आधार, प्लैनेट के आधार पर होते हैं, परंतु व्यवहार उनके जैसा करते हैं, लेकिन आकार में बहुत उपग्रहों से छोटे होने के कारण आकार में कैसे हो जाते हैं? आकार में ये उपग्रहों से भी छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रहों की सूची से हटा दिया जाता है, ये क्षुद्र ग्रहों में रख दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या होते हैं? ये आकाशीय पिंड जो टकरा करके या आपस में लड़ करके, टूट करके किसी भी ग्रह पर आकर के गिरते हैं। ठीक है, वे उल्कापिंड कहलाते हैं, जो अपने पथ से भटक जाते हैं, आकर के दूसरे ग्रहों से टकरा जाते हैं, उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। और हमारे सौरमंडल का अगला सदस्य है जो मैंने बताया, धूल और गैस के कण भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब आज का ये वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में हम कल ग्रहों के व्यवस्थित अध्ययन से प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।